नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कांग्रेस में फिर गुटबाजी देखने को मिली। रेलवे स्टेशन पर शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल समर्थक आमने सामने हो गए। गहलोत के सामने ही दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं ने आपस में धक्का मुक्की तक की। बीच बचाव के दौरान पुलिस से भी नोकझोंक हुई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से कांग्रेस में हुई गुटबाजी उजागर हुई है और इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ये पूरा मामला पेश आया। बीच बचाव के दौरान पुलिस से भी नोकझोंक हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर दोनों नेताओं के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उनके बीच में धक्का मुक्की जैसा भी माहौल हुआ। शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक आमने सामने देखने को मिले। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोटा की। तो बीच बचाव के दौरान पुलिस से भी नोकझोंक हुई है। दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं ने आपस में धक्का मुक्की की है और ये पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ चुके हैं। हिमांशु, कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर उजागर हुई और इस बार तो तस्वीरें देखने को मिली हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी। अब क्या कुछ बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले पर? सामने आते हैं जब कोई कांग्रेस का वरिष्ठ नेता यहाँ पहुंचता है या किसी भी प्रदेश स्तर की कोई बैठक यहाँ पर होती है, जिला स्तर की बैठक यहाँ पर होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बैठक यहाँ पर जब अशोक गहलोत रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के जो समर्थक है वो आमने सामने हो गए। दोनों न केवल आमने सामने हुए, दोनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों के बीच में जो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, कहा जा सकता है कि अपने नेता की ताकत को दिखाने के लिए, अपना जनसंख्या बल दिखाने के लिए नारेबाजी करते हुए धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। पुलिस जो बीच बचाव में आई, पुलिस से नोकझोंक देखने को मिली। बड़ी बात यह थी क्योंकि अशोक गहलोत कोटा पहुंचे थे और अंता में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, उन्हें अंता के लिए जाना था। अंता उनका विजिट प्रस्तावित था और ऐसे में कोटा रेलवे स्टेशन से वो गाड़ी में बैठ करके रवाना हो गए। लेकिन उन के सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जिस तरह के हालात, जिस तरह की और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का रवैया सामने आया, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि कोटा में मोटे तौर पर, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मजबूत नेता है शांति धारीवाल, तो दूसरी तरफ बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल, और इन दोनों के कार्यकर्ता किस तरह से आमने सामने हुए, किस तरह से जो है वो गुटबाजी दिखाई, कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के कार्यकर्ता और जो समर्थक एकता यात्रा का आज तीसरा दिन है। दिल्ली से वृंदावन तक निकल रही ये यात्रा 16 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान इस यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ ही साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। यात्रा के तीसरे दिन प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनकी मौजूदगी में बाबा बागेश्वर ने झंडा वंदन किया और इसके बाद बाबा बागेश्वर ने यात्रा में साथ चल रहे लोगों को सनातन एकता की शपथ दिलाई। बता दें कि बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और यात्रा के दौरान ही बाबा का जगह जगह फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उनकी सनातन एकता यात्रा के तीसरे दिन की तस्वीरें। दिल्ली वृंदावन हाईवे पर सनातनियों की भीड़ उमड़ी है। बाबा बागेश्वर की अपील पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से शाम तक जय श्री राम, हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। जगह जगह पर स्वागत हो रहा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब एक साथ पदयात्रा में सहयात्री बने हैं। बाबा बागेश्वर का साफ संदेश है कि हिंदू एकता ही हमारी ताकत है। सबसे पहले बाबा जी, आपने रोड पे जलपान किया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यात्रा है और यात्रा में प्रातः काल से प्रारंभ हुई है, तो सब लोग भी प्रसाद रोड पर ही पा रहे हैं। स्वाभाविक है कि हम भी रोड पर ही पाएंगे। दूसरी बात,
संदेशा सिर्फ यही है कि जैसे रोड पर सड़क पर बैठकर हिल मिल कर सब प्रसाद पा रहे, ऐसे ही हिंदू एक हो जाए। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को समर्थन देने के लिए खेल जगत के सितारे भी पीछे नहीं हैं। शिखर धवन, उमेश यादव तो इस यात्रा का हिस्सा बने ही, साथ ही द ग्रेट खली ने पद यात्रा में कदम मिलाए। यात्रा का एक ही मंत्र है, जाति का भेद मिटाओ, हिंदू एक हो। बहुत अच्छी सोच है कि हमारा जो मतलब ऊंच नीच है जाति पाति में, वो उसको बराबर लाना है। बहुत अच्छी सोच है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल यूनिटी आएंगी, जब सारे लोग इकट्ठे होंगे तो यूनिटी आएंगी फिर मतलब। पदयात्रा में आप शामिल हुए हैं, आप पूरी अभी पदयात्रा में रुकेंगे क्या? जहाँ देखो कहाँ तक जाते हैं, पूरे नहीं जाएंगे तो कुछ तो जाएंगे। पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक एकता का संदेश है। बाबा जी, जिस तरह से आप सनातन एकता की बात कर रहे हैं, कई लोग हैं जिनका कहना है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, कई लोगों का कहना है कि ईसाई धर्म के खिलाफ है, इसी आप कैसे देखते हैं? ये केवल हिंदुओं के पक्ष में है, किसी के खिलाफ में नहीं। जिनको खिलाफ लग रहा है उनकी मानसिकता बहुत संकुचित है, बहुत छोटी सोच के वो लोग। सनातन हिंदू एकता यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पद यात्रा के दौरान एक अलग ही दृश्य देखने को मिला, जब एक श्रद्धालु के बाएं पैर के अंगूठे में चोट लग गई, जिसके बाद खुद बाबा बागेश्वर मरहम पट्टी करने लगे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दूसरे दिन की ये तस्वीरें एकता समरसता को बताने के लिए काफी हैं। 10 दिवसीय इस पदयात्रा का 16 नवंबर को वृंदावन में भव्य समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली रोड रेड जोन में शामिल हो गई है और स्थिति गंभीर श्रेणी में आती है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक मानी जाती है। आनंद विहार, विवेक विहार, बवाना और नरेला जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ठंड के साथ साथ दिल्ली का AQI भी लगातार 300 से 400 के बीच बना हुआ है और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। आज भी दिल्ली में कई जगह AQI 400 के पार बना हुआ है, जो बहुत खराब स्थिति में है। दिल्ली वालों को ठंड के साथ साथ अब प्रदूषण भी झेलना पड़ रहा है और ऐसे में लोगों को सर्दी जुकाम के साथ साथ आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसे स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। तो वहीं ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली में प्रदूषण का क्या स्तर है, ये आप दिल्ली में इस विजिबिलिटी से अंदाजा लगाइए कि जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो चुकी है और ये धुंध नहीं, ये प्रदूषण है जिसकी परत इतनी ज्यादा है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ अब ये दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डाल रही है और इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली फिलहाल देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। RTI एक ऐसा हथियार जिसे आम नागरिक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन अब यही हथियार कुंद होता जा रहा है। देश भर में जहां करीब 4 लाख RTI मामले पेंडिंग है, तो वहीं सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 22,000 से ज्यादा फाइलें सालों से जवाब की प्रतीक्षा कर रही हैं। न्यूज़ 18 ने जब राज्य सूचना अधिकारी से बात की तो उनकी बेबसी भी साफ नजर आई। इस रिपोर्ट में देखिए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में लाया गया था एक कानून, सूचना का अधिकार यानी कि RTI। लेकिन आज यही कानून खुद बेबस नजर आ रहा है। देश भर में लाखों RTI आवेदन और अपीलें सालों से पेंडिंग है। हालात ये है कि पारदर्शिता का सपना अब अधिकारियों के लिए मजाक बनकर रह गया है। RTI एक ऐसा अधिकार जिससे आम नागरिक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन अब यही हथियार कुंद होता जा रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 2005 में जिस कानून को लाया गया था RTI यानी सूचना का अधिकार, अब वही सवालों के घेरे में है।
क्योंकि पूरे देश भर में 4 लाख से ज़्यादा आरटीआई केसेस पेंडिंग हैं और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 22,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग में चल रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्टों का कहना है कि कई बार हमको 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी हमको सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जो अधिकार है उसी की जानकारी नहीं मिल पा रही है तो भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के आरटीआई एक्टिविस्ट महेश वशिष्ठ बताते हैं कि आरटीआई कानून 2005 में आया था। उसके तहत सूचना में पारदर्शिता आई, सरकार और आम जनता के बीच सामंजस्य बैठे ताकि सूचना आसानी से मिल सके। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। लेकिन वर्तमान में स्थिति विकट और गंभीर हो गई, सूचना मिल ही नहीं पा रही है। आरटीआई का तो सरकार ने 2005 में जो नियम लेके आई थी उसके तहत ये था कि